तो हाँ जी भैया, सभी को जैसे तरह आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे, बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए भैया, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम आपकी क्लासेस लेके आएँगे, हम लोग रिकॉर्डेड मोड में लेके आएँगे। अब लाइव सेशन आपका वीक में 1 बार हुआ करेगा और बाकी का आपका रिकॉर्डेड सेशन हुआ करेगा। वीक में हो गया, 15 डेज में 1 बार हो गया, एग्जाम तक जब तक हाफ ईयरली नहीं आते आपके। हाफ ईयरली में ऑब्वियस सी बात है मैं मैराथन सेशन लगाऊंगा, वहां पे आपको चैप्टर वाइज रिवाइज कराऊंगा। अभी हम लोग चैप्टर वाइज एवरी डे या एवरी सेकेंड डे, जो कि वीक में 3 डेज क्लास होगा, 30 मिनट के सेशन लेके आएंगे, जहां पे हम आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहे होंगे पूरा का पूरा। चलिए फिलहाल मैं आपको जरा शीट की तरफ लेके आता हूँ। तो हम लोग एवरी डे 30 मिनट का सेशन लेके आ रहे होंगे, जो कि आपका ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 12th के सेशन भी वीक में 3 डेज दे रहे हैं। तो 3 डेज आपका क्लास 11th एंड 3 डेज आपका क्लास 12th का क्लास आ रहा होगा। ओके, तो नाउ आज हम लोग अपना एक चैप्टर करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं या कुछ बुक्स में लिखा है कि ये आपका सबसे बेसिक चैप्टर है और इनिशियल चैप्टर। एक्चुअल में आपकी अकाउंटिंग जो परफॉर्म होती है डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे होती है। हाँ जी सर, हम सभी को पता है डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, जिसको हम बेस्ड ऑन करते हैं किस पे बेटा, ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब बच्चा पार्टी, ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आपको चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से बता चुका हूं, जो बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन के पास दो आइटम को जो एवरी ट्रांजेक्शन में 2 आइटम या 2 एस्पेक्ट को इंपैक्ट करते हैं, जिसको हम डेबिट की फॉर्म में और उतनी इक्वल अमाउंट से क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जी सर, बिल्कुल पता है। ठीक है, जिसको हम डेबिट की फॉर्म में और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये बेस्ड ऑन ड्यूल आस्पेक्ट प्रिंसिपल तो है सर, बट ये डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बट नॉट बीइंग अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चा पढ़ी, तो इसी से आपकी स्टार्टिंग होती है। यही 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाता है आप लोगों का। क्या इज अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डबल एंट्री system? The answer is no. It is based on double entry system but not being a part of the double entry system. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लास को चलते हुए 3 मिनट हो गया और मैंने आपको 1 नंबर का एमसीक्यू दे दिया है। चलिए, बोलता क्या है, फोकस करेंगे। क्या बोलता है बेटा, देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस रिसोर्सेज एंड द क्लेम अगेंस्ट दोस रिसोर्सेज, दैट इज अ लायबिलिटी इन कैपिटल। It is formed the formation of double entry bookkeeping. क्या बोलता है, it is form the foundation of double entry bookkeeping। यानी कि अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, फाउंडेशन ये जो है डबल एंट्री सिस्टम का, ये फाउंडेशन डालने में आपको मदद करता है। आगे क्या बोलता है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर इक्वल। मैंने कहा ना कि आपका डेबिट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। ठीक, जब हम लोग आप लोगों का भी आगे जब पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि किसको हम डेबिट करते हैं, किसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बट ये अभी आपको बताएगा कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल क्यों होनी चाहिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट। मैंने कहा ना, it is based on dual aspect concept but not being a part of the double entry system. It means every transaction has two aspect, one is debit and another is credit. ठीक है, बोलता है it holds that every debit there is a credit of equal amount and vice versa. ये बात में भी आपको मैं सर बता चुका हूं कि आपको जितने से डेबिट करना उतनी ही इक्वल अमाउंट से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। इसी चीज के ऊपर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। आपकी जो एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट होती है। अब यहां पे जो लायबिलिटी का मतलब है ना सर, यहां जो लायबिलिटी का मतलब है, यहां पे मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटी से, आपने बाहरी लोगों से कितना पैसा ले रखा है। और कैपिटल का मतलब है जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, मालिक ने कितना पैसा डाला हुआ है बिजनेस के अंदर, बेटा वो होता है बेटा आपका कैपिटल।
ओके, मेरी बात समझ में आई? इसी पे आगे बोलता है दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज रिमेन्ड बैलेंस। ठीक है ना, इनके हमेशा बैलेंस निकलते हैं, इसके इनको बैलेंस शीट में शो भी किया जाता है। बोलता है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन बोथ साइड्स आर चेंज इक्वली। ठीक है बेटा, बट पॉसिबल नहीं कि इक्वली चेंज होंगे, किसी में चेंजेस होगा, किसी में चेंजेस नहीं होगा। तो मैं इस पॉइंट के थोड़ा सा कभी कभी अगेंस्ट जाता हूँ, क्या 90% मैं अगेंस्ट जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है। अब आगे क्या बोलता है, द अबव रिलेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे जब आप अपनी एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर की बात करते हो, तो बेटा हम लोग एक्चुअली में से क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और एक बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट इक्वेशन। रीजन है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, दैट इज बैलेंस शीट क्या होती है, आपकी पोजीशन स्टेटमेंट होती है। क्या होती है बेटा, पोजीशन स्टेटमेंट होती है। और पोजीशन स्टेटमेंट में आप तीन चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, आपके पास प्रॉपर्टी कितने की है, आपके पास एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है, और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज कैपिटल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन टफ नहीं है, बस क्या प्रेजेंट करने का तरीका है कि भाई हम लोग अपनी एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब देखिए की कंपोनेंट, आपका जो की कंपोनेंट होता है ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तीन ही होते हैं, एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। क्या होता है, व्हाट द बिजनेस ओन्स, बिजनेस के पास क्या है, ठीक है, व्हाट द बिजनेस ओज, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बिजनेस के पास क्या है, क्या उसने उधारी लिया है, एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, क्या बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला हुआ है। ओके, तो इसको बोलते हैं बेटा बिजनेसमैन की जो बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर। नाउ अब बता रहा है कि जो बिजनेसमैन, जो सॉरी बिजनेस क्या क्या अपने नाम पे ओन करके बैठा हुआ है, कैश, क्या बेटा, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन एंड इक्विपमेंट, डेटर्स, मनी ओज टू हिम। यानी डेटर कौन होता है, जिनसे हमको पैसा लेना होता है। ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल, जिनसे हमको अमाउंट रिसीवेबल होता है। डेटर्स सभी को पता है कब क्रिएट होते हैं, डेटर्स जो क्रिएट होते हैं आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपने किसी को उधार माल बेच दिया या आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो उस कंडीशन के अंदर आपके डेटर्स जनरेट होते हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी बच्चा को मेरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नाउ, अब इसने बात किया लायबिलिटीज का मतलब क्या है। लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिटर्स, मनी वी ओन, जिनसे हमने उधार लिया, जिनको हमको भविष्य पे करना होगा, अमाउंट पेबल होगा। अब अमाउंट पेबल क्यों होगा, क्योंकि हमने इनसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नहीं करते तो बेटा ये लायबिलिटी आता भी नहीं। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट, अगेन ये भी लायबिलिटी है। हमने यहाँ पे पैसा उधार लिया, गुड्स नहीं लिया, हमने यहाँ पे पैसा उधार लिया है, हमको उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड तो कर दिया बट नॉट पेड, तो बेटा उसको लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। हमने अभी बेसिस ऑफ अकाउंट पढ़ा लास्ट क्लास में, वहां मैंने इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नाउ बिल्स पेबल, बेटा क्रेडिटर्स ही किस में कन्वर्ट होते हैं, बीपी में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं, आपका सिलेबस में एक चैप्टर आएगा बेटा, एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको समझाया जाएगा सर कि ये आपका क्रेडिटर्स बीपी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं ओनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो कैसे होता है। ओनर्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के अंदर है उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट अर्न, और बेटा माइनस करेंगे ड्रॉइंग
बाय द ओनर। अब ये नेट प्रॉफिट अर्न कैसे है? देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो प्रॉफिट अर्न आता है या लॉस आता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किससे आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सबसे लास्ट का प्रोसेस है। बट एट अकाउंटिंग इक्वेशन, जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके प्लेस पे और हम क्या कर सकते हैं, हमारी बिजनेस में होने वाली इनकम को ऐड करेंगे और बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो इनकम में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो आपके पास इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बट सपोज करो एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इन्होंने ड्राइंग्स मेड बाय द ऑनर किया है। साथ साथ यदि आपने विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी किया है, यानी बिजनेस में आपने 1 करोड़ रुपए लगाया था, बट आपको लग रहा है बिजनेस में लॉस होने के चांसेस ज्यादा, अभी बिजनेस के पास प्रॉफिट है, तो आपने क्या काम किया? आपने 50% कैपिटल विड्रॉ कर ली दूसरे बिजनेस में डालने के लिए। भैया आज से मेरा पैसा 50 लाख तेरे पास है बिजनेस, और जब अगर आप बैंकरप्ट होते हो, आपको बंद किया जाता है, तो मैं आपसे ओनली 50 लाख के लेने के लिए एलिजिबल हूँ, और प्लस प्रॉफिट में जो मेरा शेयर बनता है, दैट्स इट। ठीक है, 1 करोड़ आपसे डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, दोनों अलग अलग होते, एक जैसा बेटा जी नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको उस लेवल से समझा दूं जहां पे आपको किसी को कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक है। अब सम टाइम क्या होता है कि मुझे क्वेश्चन शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। अब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है? एक होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे, उसको एनालिटिकल अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है, कभी डबल एंटर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये बात आप प्लीज समझिएगा। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जहां पे हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, एसेट्स पूछ ले, लायबिलिटी पूछ ले, कैपिटल पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, चले देखिए, हाउ ट्रांजेक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको एक बात बताई थी, अकाउंटिंग इक्वेशन को जब आप अफेक्ट करने की बात करेंगे ना सर, अकाउंटिंग इक्वेशन को जब आप अफेक्ट करने की बात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, उस चीज को दो एस्पेक्ट को इंपैक्ट करेगा, एट लीस्ट 2 एस्पेक्ट, एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट को बेटा इंपैक्ट करेगा। कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, ओनर ब्रिंग्स इन कैपिटल। तो आप एक बात समझिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल बोल सकता है, कैश बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप एक पेज इसमें ऐड करें। देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं, आपको अल्टीमेट क्या करना होता है, जब आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसका एक रिजल्ट होता है जिसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। बच्चा पार्टी, मैं आपको डे फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं, अकाउंट ही आपका मेन रिजल्ट है। अकाउंट्स मेंटेन ही करना आपका काम है। इन अकाउंट्स आपने किस में किया था? जब आपने क्लासिफिकेशन किया था, तो क्लासिफिकेशन में क्या काम किया था? ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर हेड ट्रांसफर at one place, that place is called ledger और account। ठीक है बेटा, हम अकाउंट की फॉर्म में चीजों को मेंटेन करके चलते हैं। अब अकाउंट में डेटा आया, अब इस अकाउंट का लास्ट में बैलेंस करेंगे। जी सर, बिल्कुल बैलेंस करेंगे। तो हम वही बोलना चाह रहे हैं बेटा, कि जब ट्रांजैक्शन का बैलेंस निकल के आता है, आपने यहाँ पे पढ़ लिया बेटा, अब इन अकाउंट के बैलेंस पे ही बेटा हम लोग ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट लेंगे। तो उसी चीज पे बोला गया कि जो आपके अकाउंट्स हैं, ये जो आपके अकाउंट्स हैं, एज पर मॉडर्न
अकाउंटिंग अप्रोच, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग ऑल अकाउंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। याद रखना 5 कैटेगरी के अंदर बेसिकली हम लोग डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एसेट्स। या तो आपके पास एसेट्स होगी जिसके अंदर आपने अपनी मनी ब्लॉक किया है फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स, फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। एक होती है बेटा कैपिटल, जहां पे बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। एक होती है लायबिलिटीज, जिनका पैसा हमें भविष्य में रिटर्न करना है, चाहे वो शॉर्ट रन में करें यानी शॉर्ट टर्म में करें, या फिर बेटा आप अपना लॉन्ग टर्म में करें। मेरी बात समझ में आई? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। एक होती है बेटा इनकम और एक होता है एक्सपेंसेस। इनकम में आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो और आप गेन्स भी बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहां सबके अच्छे से मीनिंग बताए हैं। वहां पे कोई ऐसी टर्म नहीं छोड़ी जो मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई ना की हो। एक्सपेंसेस की बात करता हूं, एक्सपेंसेस की बात कर लूं या लॉसेस की बात कर लूं? किसकी बात कर लूं बेटा? एक्सपेंसेस की बात कर लूं या मैं लॉसेस की बात कर लूं? जब मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं या मैं लॉसेस की बात करता हूं, तो बेटा ये आपकी 5 टर्म है जिसके अंदर आपके टोटल अकाउंट्स डिवाइड किए गए, और इन 5 टर्म के बिहाफ पे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे? आप देखो ध्यान से। इसमें फर्स्ट टर्म आपको एसेट्स बता दी, एक टर्म आपको लायबिलिटी बता दी, और थर्ड टर्म आपको कैपिटल बता दिया। मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी अभी, ध्यान से देखें। मैंने कहा यहां पे आप नेट प्रॉफिट अर्न लेते हो कि आपने कितना पैसा कमाया। मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस ना कर दें। तो यानी फोर्थ टर्म आपकी इनकम होगी और फिफ्थ टर्म आपकी एक्सपेंसेस और लॉसेस होगी। यानी कि कैपिटल निकालने के लिए आपको इनकम को ही कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा और एक्सपेंसेस को ही कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। ओके बच्चा पार्टी, दिमाग में रखिएगा इस चीज को। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बेटा क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन को हम जो परफॉर्म करेंगे वो आपका बेटा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बिहाफ पे करेंगे। कैश बेसिस ऑफ आपके अकाउंटिंग के बिहाफ पे हम लोग बेटा कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग जो है ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर के लिए पढ़ेंगे, हम सर्विस प्रोवाइडर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते। ठीक है बेटा जी। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम लोग हर बार आपका एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके चलेंगे, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो बेटा जी नहीं करने वाले। मैंने आशा किया है कि जो क्लास मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया है इसके अंदर बहुत अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए, जहां पे आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या होने वाला है? अब ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट को कैसे इंपैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। अब ये जो आपका ओनर्स ब्रिंग कैपिटल, अब वो दो फॉर्म में, एक तो कैश की फॉर्म में कैपिटल लेके आया, कैश आपकी है एसेट, एसेट इंक्रीज होगी, साथ साथ कैपिटल भी तो इंक्रीज होगी बेटा जी। तो इसीलिए इफेक्ट ऑन एसेट्स, एसेट्स को इंक्रीज कर दिया, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं का रीजन लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, हमें बाहर वाले को पैसा नहीं देना है, बट कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात? नाउ परचेज ऑफ एसेट्स, बेटा कैश भी मेरी असेट्स है, और जो मैं न्यू असेट बाय कर रहा हूं वो भी मेरी किस कैटेगरी में आएगा? एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। आपको यह समझना जरूरी है कि क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटी, वो मैं समय के साथ सब कुछ बताता चलूंगा। तो इसका इंपैक्ट ना तो लायबिलिटी पे पड़ेगा ना बेटा आपके कैपिटल पे पड़ेगा, मतलब एसेट्स ही इंक्रीज होगी और एसेट्स ही बेटा आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी एसेट्स ही बढ़ जाएगी बेटा, एसेट्स ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है आपका एसेट्स इक्वल्स टू
लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपका सिंपल कैसा बेटा, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, बहुत सिंपल, जिसको बोलते हैं क्या बेटा, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पे हम लोग ना फर्दर जो क्लैरिफिकेशन बोलूं, फर्दर डिवाइड नहीं करते आपके पास एसेट्स कितना है, कैश कितना है, कैपिटल कितना है, स्टॉक कितना, नहीं भैया, सिंपल एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है। अब जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा ये आपने उधार खरीदा है, क्रेडिट बेसिस पे बाई किया, तो लायबिलिटी जनरेट होगा। अब गुड्स परचेज करने से, देखिए परचेज एक्सपेंस एक्चुअली में, बट क्या है, जब आपका एट द एंड की बात करेंगे, तो जो आपका अनसोल्ड गुड्स बचेगा, जो आपका अनसोल्ड गुड्स बचेगा बेटा, वो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक होती है आपकी एसेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम और एक्सपेंस की बात तो कर नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि जो बचा हुआ स्टॉक है मेरे लिए एसेट्स है, आएगा तो इसी में ऐड करेंगे, इसीलिए एसेट्स इंक्रीज करेंगे, जो कि आपका स्टॉक इंक्रीज होगा या इन्वेंट्री इंक्रीज होगा, साथ साथ मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने पैसा उधार लिया, किसी से गुड्स उधार बेसिस पे बाय किया, भविष्य में वापस करना पड़ेगा, इसीलिए बेटा स्टॉक को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई? बेटा क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ सकते हैं। अगला, पे क्रेडिटर्स इन कैश, पे क्रेडिटर्स इन कैश, अभी क्या आपने जो क्रेडिटर्स से जिनसे गुड्स बाई किया था उन्हें पे कर रहे हैं, तो उनको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में पैसा नहीं देना, और साथ साथ आपका कैश असेट्स होता तो कैश को भी रिड्यूस किया जाएगा। समझ में आई बात बेटा जी? हाँ जी, क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और आपके इससे कैपिटल पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, याद रखना। कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा, जब आपको फायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी, कैपिटल डिक्रीज हो रही होगी। नाउ गुड सोल्ड फॉर द कैश प्रॉफिट, किससे बेटा, कैश, गुड सोल्ड किया है कैश से बेटा। तो बेटा इससे क्या होगा, गुड सोल्ड जो किया है फॉर कैश पे एट अ प्रॉफिट, तो इससे क्या होगा, आपका कैश इंक्रीज होगा, बट साथ साथ इसका डबल इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जो है यहां पे जो पिक्टोग्राफी में आपको शो हो रही है, इस चार्ट में शो हो रही है, इसका मैं आपको ना बेस्ट वर्जन दिखाऊंगा कैसे। अब इंक्रीज कैसे होगा, लेट्स एग्जांपल लेके चलते हैं। 10,000 का गुड्स आपने 12,000 में सोल्ड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, 10,000 को माइनस करेंगे, 12,000 को ऐड करेंगे, अल्टीमेट 2,000 से आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई, इसीलिए वो इंक्रीजिंग का साइन लगा। बट साथ साथ ये प्रॉफिट होने से आपका कैपिटल बढ़ेगा, कितने से, 2,000 से, कितने से बेटा, 2,000 से, कितने से बचा पार्टी, 2,000 से आपका ये बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, ऑनर्स विड्रॉ ऑफ कैश, अब क्या है, बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला, हमने साफ साफ अभी पीछे पढ़ा कि अगर ड्राइंग करते तो आपकी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। बेटा मेरी बात समझ में आई, इसीलिए आपकी ऑनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, साथ ही साथ आपका कैश आपकी एसेट्स होगा, तो आपकी एसेट्स को भी डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो साइन है इंक्रीजिंग का है, ये डिक्रीजिंग का साइन है, बोथ ऑलवेज रिमेन्स इक्वल, जितना।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, चलिए आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर? अभी हमने ना बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया काउंटिंग इक्वेशन का। हमको ट्रांजैक्शन समझ ही पड़ी है कि इंक्रीज क्यों हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, ये बात भी हमको अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ अब बात करते हैं वर्क एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जैसे कि ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि जो आपका सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना, ट्रांजैक्शन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ओनर्स इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज कैश, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम सिंपल बना रहे हैं, हम कुछ फालतू की बात नहीं करते बेटा। सिंपल बात किया कि 50,000 कैश किया बाय 30,000 गुड्स फॉर कैश, वो एक अलग चीज है, वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। तो आपने कुल मिला करके आपने ये यहाँ पे ध्यान दे, आपने यहाँ पे इसको ध्यान दे, आपने कहा सबसे राज स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। ओके, तो 1 लाख आपने एसेट इंक्रीज कर दी और साथ साथ आपने अपना कैपिटल इंक्रीज कर दिया। ओके, इक्वेशन हमेशा दो ट्रांजैक्शन को मिलके बनती है, जो कि यहाँ पे गलती है इस फॉर्मेट के अंदर, मैं उसको सही कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे 50,000 की, क्योंकि आपने बैंक से बोरो किया 50,000 का लोन, तो यहाँ पे आप पहले 50,000 यहाँ पे ऐड करेंगे और 50,000 की आप लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा। नाउ अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगी बेटा न्यू इक्वेशन। हमेशा दो ट्रांजैक्शन चाहिए होती है इक्वेशन बनाने के लिए, तो कुछ लोग इसको न्यू बैलेंस का भी नाम देते हैं, तो आप न्यू बैलेंस भी बोल सकते हो। तो न्यू बैलेंस आफ्टर चेंज कितना है, 1,50,000 की आपके पास एसेट्स होगी और 50,000 की लायबिलिटी एंड 1 लाख की कैपिटल। आप इनका टोटल करके देखो, ये बेटा 1,50,000 ही बैठेगा, ये भी कितना बैठेगा 1,50,000। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। नाउ अभी क्या है, थर्ड ट्रांजेक्शन आपने किया, बोर्ड गुड्स 30,000 फॉर कैश। अब क्या, पैसा गया और बेटा मेरे पास क्या आ गया है, आपका इन्वेंट्री आ गया है। तो बट अभी सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्या बेटा, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसके अंदर हम लोग बेटा एसेट्स को फर्दर ब्रेक नहीं करते, तो अल्टीमेट एसेट्स होगा। तो इसमें क्या होगा, ये 1,50,000 आने से पहले, 1,50,000 आने से पहले एवरी टाइम हम लोग क्या काम करेंगे, ये 1,50,000 डायरेक्टली नहीं आएगा, इसमें 30,000 का पहले आप एक तरह से आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया और आपका जो कैश है वो डिक्रीज हो गया 30,000 से। इसका ना तो लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ा, ना ही कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा। अभी हम लोग जब आगे जाएंगे तो यहां पे आएगा न्यू बैलेंस। जब न्यू बैलेंस आएगा तो उसे कितना बोलेंगे बेटा, 1,50,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस आपका ये टोटल था बेटा इन दोनों का 1 लाख रुपीस। मतलब कुल मिलाकर के इस ट्रांजैक्शन का ना तो लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ा, ना ही बेटा आपके कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा। इसी चीज पे कॉन्सेप्ट आता है, हालांकि वो लिख ले तो ऐसा होता है कि थियोरेटिकली कंप्लीट हो गया, बट आवश्यकता नहीं होती। एक कंसेप्ट है जो बुक में आपको देखना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि वो वन साइडेड करेगा, बोथ साइड करेगा, इक्वल अमाउंट से करेगा, अनइक्वल अमाउंट से करेगा। बट याद रखना, टोटल जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड का हो चाहे बेटा वो आपका राइट हैंड साइड का हो, ठीक है बेटा, ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए दोनों। अगर इक्वल नहीं है तो आपकी इक्वेशन गलत हो चुका है, याद रखिएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपका इक्वेशन गलत हो गया, ठीक है, ओके। अब एक होता है, इसको एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, बट एक्सपेंडेड से बेहतर है हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनालिटिकल अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पे हम डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन देंगे कि आपके पास पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ा है, एसेट्स बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है, लायबिलिटी बढ़ा है, हम एक एक चीज की इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, तो बेटा हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी इस क्लास में हमने क्या कवर किया, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन कवर किया, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बार हमको फॉर्मेट बता दीजिए सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का,
तो मैं आपको सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ। हम लोग सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? ठीक है, कुछ लोग पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर का कॉलम बेटा जी नहीं बनाते, याद रखिएगा। कुछ लोग पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर का कॉलम बेटा नहीं बनाते, याद रखिएगा इस बात को। हर एक क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर मिले, ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल टीचर पे कि उसने इसको क्रिएट कराया नहीं कराया। ठीक है, सबसे पहली बात डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखते बेटा हम लोग क्या है, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ, जिसका भी बनाने होगा नाम दे रखा है तो ओके। फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या लगेगा, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने कहा आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई, ठीक है, उसने आपका एसेट इंक्रीज कर दिया, कैपिटल इंक्रीज कर दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन आपने परचेज ऑफ गुड्स की ली ऑन क्रेडिट, तो बेटा आप अपने कैश में से माइनस करेंगे और लायबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद क्या होगा, एवरी सेकेंड ट्रांजेक्शन यहां पे आपके पास क्या आएगा बेटा, न्यू बैलेंस आएगा। क्या आएगा बेटा जी, न्यू बैलेंस। इनका नेट बैलेंस आएगा, इक्वल करेंगे, ठीक है, प्लस। अब इसमें क्या है, थर्ड ट्रांजेक्शन को लेंगे, लाइक मैंने फर्नीचर बॉट किया, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, इससे क्या है, कैश इंक्रीज होगा, एसेट ही डिक्रीज होगा, यहां पे कोई इंपैक्ट बेटा नहीं पड़ने वाला। तो क्या है बेटा, अभी क्या आएगा, थर्ड ट्रांजेक्शन, अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है, एक ट्रांजेक्शन तो यहां से मिल गई, एक ट्रांजेक्शन यहां से मिल गई, बेटा यहां पे क्या हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। ठीक है, नेट बैलेंस आ गया। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। याद रखना, जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो मैं लास्ट में डबल लाइन करूंगा, और ये डबल लाइन बताता है कि क्वेश्चन का एंड हो चुका है। इसके बाद मेरे पास कोई इक्वेशन में ट्रांजैक्शन नहीं है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि मैं पूरा कोशिश किया हूं कि इस 30 मिनट के दौरान आपको वो सब चीज बता दी जाए जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जैसे तरह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।